हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज 11th क्लास की नई सीरीज जो है जिसका नाम है थर्मल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली बच्चों इसमें हमें 3 सेगमेंट कवर करने हैं। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सो देयर आर 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड इन दिस सीरीज व्हिच आर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सभी को हमें बहुत डिटेल में एनालाइज करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल फिजिक्स। क्लियर है ना? तो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। पहले आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक होगा, बिल्कुल बेसिक बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन ये बेसिक आगे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, एक एक बारीकी से चीजों को सीखिएगा, एक एक पॉइंट पर डेप्थ में सोचिएगा कि सर ने क्या बताया, किस बारे में बात करी है, ये ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, सब चीजों के बारे में आपको बहुत ही डीपली सोचना है। क्लियर एकदम? अच्छा, अगर मैं बात करूं थर्मल फिजिक्स, थर्म की, थर्म मतलब हीट, तो बेसिकली सबसे पहला वर्ड ही आता है यहां पर बच्चों, हीट। सबसे पहले आपको हीट के बारे में समझना ही होगा। व्हाट डू यू मीन बाय हीट एंड टेम्परेचर, ये 2 वर्ड के बारे में पहले हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग के 15-20 मिनट इसी पर हम डिवोट करेंगे, इसी को हम समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय हीट एंड व्हाट इज टेम्परेचर। हाँ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय हीट, तो आपका जवाब क्या होगा? मैं समझ सकता हूं अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय हीट, तो मोस्ट ऑफ द आंसर होंगे सर इट इज एनर्जी। बिल्कुल ठीक है, दैट्स एनर्जी। सो हीट इज व्हाट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन किस तरीके की एनर्जी है, क्या है, ये हमें डिटेल में बात करनी है। बच्चों ध्यान रखना, एक वर्ड होता है टेम्परेचर, इसके बारे में हम हीट के बाद डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की बच्चों, अगर शॉर्ट में बात कर लूं अभी फिलहाल, तो टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? इट इज जस्ट अ डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों? मान लो कोई एक बॉडी है ए, उसका टेम्परेचर है लेट्स से उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बच्चों उस टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, वो जो बॉडी है उसके जो एटम या मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, वो वाइब्रेट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा एक बात को, वो क्या करते हैं? वो वाइब्रेट करते हैं लाइक दिस, वाइब्रेशनल एनर्जी, ऐसे समझिए। हर बॉडी में जो भी एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने टेम्परेचर की वजह से क्या करते हैं बच्चों? वाइब्रेट, इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे ये वाइब्रेशन क्या होता है? बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे वाइब्रेशन बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर घटाते जाते हो वैसे वैसे वाइब्रेशन घटता जाता है, और 0 केल्विन पर ये वाइब्रेशन बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। और ये वो टेम्परेचर है जिसको एब्सोल्यूट 0 बोल देते हैं, और अभी तक ये टेम्परेचर हमने अचीव नहीं किया है, तो उसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हम नॉर्मल कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो टेम्परेचर के बारे में हल्का सा बेसिक ज्ञान मैंने आपको दे दिया, डिटेल में हम चर्चा करेंगे हीट के बाद। क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, तो बेसिकली आप ऐसे समझो टेम्परेचर क्या है। बेसिकली आप ऐसे समझो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज व्हाट? इट इज अ मेजर ऑफ व्हाट? अमाउंट ऑफ एनर्जी पर मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है कि किसी भी मैटर या किसी भी जो भी आपके पास एलिमेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई ब्लॉक है, कोई ब्लॉक है, या मैं अपनी ही बात कर लूं, या मैं इस पेन की बात कर लूं, इस मार्कर की बात कर लूं, तो इसके पर मॉलिक्यूल की कितनी एनर्जी है उसका मेजर होता है टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अ बॉडी हैविंग टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, अनदर बॉडी B whose temperature is 50 डिग्री सेल्सियस, का मतलब क्या है? B के पर मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू A। मतलब B के मॉलिक्यूल्स ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं एज कंपेयर टू A। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब बच्चों देखो क्या होता है, मान लो 2 बॉडीज हैं अलग अलग टेम्परेचर पर। क्लियर एकदम? क्योंकि ये वर्ड मुझे यूज करना पड़ा टेम्परेचर, इसलिए मैंने स्लाइड डिस्क्रिप्शन टेम्परेचर का दे दिया। 2 बॉडीज हैं A और B अलग अलग टेम्परेचर पर। टेम्परेचर A, टेम्परेचर B, मतलब दोनों की इंटरनल एनर्जी क्या है? अलग अलग है बच्चों। दोनों की इंटरनल एनर्जी क्या है? अलग अलग। मतलब जो दोनों में एनर्जी स्टोर्ड है वो अलग अलग है। इसके मॉलिक्यूल्स, A के मॉलिक्यूल्स थोड़ा हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहे हैं, B के मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं। क्यों? इसका टेम्परेचर ज्यादा है।
अब मान लो मैं इन दोनों बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में ले आऊं, इन दोनों बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में ले आऊं। अब क्या होगा बच्चों, मॉलिक्यूल्स तो वाइब्रेट कर रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल्स कम वाइब्रेट कर रहे हैं। अब क्या होगा, जब ये ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं तो ये कुछ अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा। मतलब द बॉडी बी विल ट्रांसफर सम एनर्जी टू ए। किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, बाय द कोलिजन्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। तो ये जो ट्रांसफर हुआ एनर्जी का, इसी को बोलते हैं बच्चों हीट। और ये किसकी वजह से हुआ बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से हुआ है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। एक एक चीज को समझना, फील आएगा, कनेक्टिविटी होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और ये जो एनर्जी का आदान प्रदान है, ये कब तक होगा, जब तक कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या ना हो जाए दोनों के बीच में, जीरो। दैट मींस दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम। दैट मींस एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर या फिर हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी, मतलब हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। और ये प्रोसेस, ये फ्लो कब तक होगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जीरो ना हो जाए। मतलब हॉटर बॉडी एनर्जी देगी, कोल्डर बॉडी एनर्जी लेगी। दैट मींस हॉटर बॉडी का टेम्परेचर गिरेगा, लोअर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। और एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो जाएगा। उस टाइम पर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज बिटवीन बॉडी ए एंड बॉडी बी, एंड एट दैट टाइम द हीट फ्लो stops. That means heat is what? Heat. अगर कहीं पर वर्ड आ रहा है heat, that means आप एकदम क्लियर कट हो जाओगे कि दो बॉडीज सिस्टम सराउंडिंग, या फिर दो बॉडीज या फिर एक ही बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। इस बात को आपको समझना ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। हीट इज स्टोर्ड इन बॉडी ए ड्यू टू सम टेम्परेचर, इट इज सेंसलेस। हीट इज नॉट अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो स्टोर्ड एनर्जी की बात कर रहे हो उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। हम आगे जाके थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी। एंड इट इज प्योरली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। वी विल प्रूव इट ऑल्सो इन थर्मोडायनेमिक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो पा रहे हैं। सो हीट इज व्हाट, हीट इज जस्ट अ ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है ये, ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, within a same body due to temperature difference in different part of the body, then that ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज हीट। इस बात को आपको समझना ही होगा, जहन में बिठाना ही होगा कि व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड हीट, दैट मीन्स देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी between system and surrounding, between two bodies, or within a single body, within its different parts due to temperature difference। और ये ट्रांसफर कहां से कहां होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, या फिर हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी। और ये ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक कि टेम्परेचर डिफरेंस जीरो ना हो जाए, मतलब दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलो हीट समझ में आ गया, हीट का फंडा एकदम क्लियर होगा। और डिटेल में हम बात करेंगे हीट के बारे में। ये बेसिक सी नॉलेज थी हीट की। अब देखो, मैं कहता हूं हर बार कि दो बॉडीज के बीच में आदान प्रदान हो रहा है एनर्जी का, तब तक हो रहा है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर मेंटेन ना हो जाए, टेम्परेचर डिफरेंस जीरो ना हो जाए। हॉटर बॉडी का टेम्परेचर घटेगा, कोल्डर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर, एकदम सिंपल सा एग्जांपल है यार। मान लो एक बहुत ही गर्म चाय का प्याला आप रूम में रख दो, क्या होगा, थोड़ी देर बाद चाय ठंडी हो जाएगी। हीट कहां से कहां फ्लो हो रही है, चाय से सराउंडिंग में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा कि सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा और चाय का घटेगा। नहीं, इस बार प्योरली क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ चाय का टेम्परेचर घटता जाएगा। और कब तक घटता जाएगा, जब तक कि टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर ना हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब हर बार आपको, मतलब कभी कभी आपको अपनी कॉमन सेंस भी लगानी है। बात समझ में आ रही है। हर बार ऐसे नहीं कि कोई चीज रट ली कि यार सर ने बताया कोल्डर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, हॉटर बॉडी का घटेगा, और ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस जीरो ना हो जाए दोनों के बीच में, या फिर दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो लेकिन चाय का अमाउंट देखिए और सराउंडिंग देखिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है।
क्लियर? ये तो वही वाली बात हो गई। अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो हीटर वीटर की क्या जरूरत है, आप एक गर्म चाय लाइए और रूम में रख दीजिए, रूम गर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब हमें अपनी कॉमन सेंस भी यूज करनी ही है। क्लियर एकदम? मतलब कि हीट का प्रोसेस अब हमें समझ में आ गया है कि हीट क्या है। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से। इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों? कैपिटल क्यू से। हीट के बारे में अभी और डिटेल में हम बात करेंगे टेम्परेचर के बाद। अब हम बात करते हैं बच्चों टेम्परेचर की। हीट हमने जान लिया, हीट क्या है, एक बेसिक सी नॉलेज हमने हीट के बारे में ले ली है। अब हम बच्चों बात करेंगे टेम्परेचर। ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, टेम्परेचर। भाई हमें बुखार हो जाता है तो हम अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मामीटर से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? और लेट्स से हम बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिफाइन करते हैं और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिफाइन करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। हम अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं लेट्स से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है ना? तो ये टेम्परेचर वर्ड हमें मतलब हमने सुना है टेम्परेचर वर्ड। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर हमारे लिए नया है, टेम्परेचर वर्ड हमारे लिए नया है, लेकिन फिर भी हम आज इसको पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर एकदम? अब टेम्परेचर को मेजर करने के अलग अलग स्केल होते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, और भी 2 स्केल हैं, रूमाल स्केल वगैरह, लेकिन उस पर हमें बात नहीं करनी है क्योंकि जो स्टैंडर्ड वन है, जो जनरली यूज होते हैं, वो यही है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। हमें आपस में एक दूसरे का कन्वर्जन भी आना चाहिए, वो हम सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे। कोई रट्टाफिकेशन पे नहीं जाएंगे कि ये फॉर्मूला रट लो, फॉर्मूले पर हम नहीं जाने वाले हैं। क्लियर एकदम? तो बेसिकली टेम्परेचर क्या है बच्चों? अभी मैंने बताया आपको, इट इज जस्ट अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये तो हो गई बुकिश डेफिनेशन। अगर हम फील वाली डेफिनेशन बात करें तो क्या होगा कि टेम्परेचर क्या बताता है, किसी भी एक बॉडी के पर मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी है वो डिसाइड करता है टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? मतलब कि इट इज जस्ट अ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, ऐसे भी समझ सकते हैं। इट इज जस्ट अ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी पर मॉलिक्यूल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? कंसेप्ट एकदम क्लियर हो पा रहा है? अब बच्चों देखो, मैंने बोला इट इज अ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। एक बॉडी है ए, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। एक बॉडी है बी, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या बोलेंगे? द बॉडी बी इज हॉटर देन बॉडी ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बट दैट डजंट मीन कि बॉडी बी इज यूनिवर्सली हॉटर। दैट मीन्स आपको समझना होगा कि टेम्परेचर इज अ रिलेटिव टर्म। टेम्परेचर एक रिलेटिव चीज है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट टर्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कुछ वर्ड्स ही रिलेटिव होते हैं बच्चों। रेस्ट, मोशन, छोटा बड़ा, काला गोरा, लंबा छोटा, मोटा पतला, ये सारे गोरा काला, ये सारे वर्ड कैसे हैं बच्चों? रिलेटिव टर्म है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? मतलब कि ए का टेम्परेचर 20 है, बी का टेम्परेचर 30 है, तो हम बोल रहे हैं बॉडी बी इज हॉटर देन बॉडी ए। दैट डजंट मीन बॉडी बी इज एब्सोल्युटली दैट बॉडी बी इज यूनिवर्सली हॉटर। नो। अगर कोई और बॉडी होगी, लेट्स से सी, उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो बी इज कोल्डर देन सी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो पा रहा है ना? ठीक है। सो टेम्परेचर क्या है? इट इज जस्ट अ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये बुकिश डेफिनेशन। फील की बात करें तो टेम्परेचर बेसिकली क्या बताता है बच्चों? एक बॉडी के पर मॉलिक्यूल में एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? और अगर 2 बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब एनर्जी का डिफरेंस है, सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड दैट एक्सचेंज एनर्जी इज नोन एज हीट। जब एनर्जी एक्सचेंज हो रही है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 बॉडीज, देन दैट एक्सचेंज्ड एनर्जी इज नोन एज हीट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? मतलब कि आप समझ गए, हीट की वजह से फिलहाल हम ये समझे, हीट की वजह से देयर विल बी फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर। और भी चीजें हैं, वो हम डिटेल में बात करेंगे जब हम हीट पर और ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों देखो, अगर मैं बात करूं तो बेसिकली टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन इज द एसआई यूनिट, ये आपको ध्यान रखना है। बट देयर आर 2 मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स। वैसे तो 2 और 5 है टोटल, लेकिन हम बात करेंगे 3 की। केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाते, ध्यान रखना। 100 डिग्री केल्विन रॉन्ग, 100 केल्विन। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के साथ हम डिग्री लगाते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? अच्छा बच्चों, अब हम सीखते हैं कन्वर्जन। इसको ध्यान से सुनना बच्चों, फील करना, जरा फील करना इसको। बच्चों देखो, कोई भी स्केल है, मैं तो कह रहा हूं केल्विन
केल्विन साहब ने अपना स्केल बनाया, फ़ारेनहाइट साहब ने बनाया, सेल्सियस साहब ने बनाया। मैं तो कह रहा हूं आप अपना स्केल बना लो, आप अपना स्केल बना लो। लेकिन दो स्टैंडर्ड पैरामीटर होते हैं बच्चों किसी भी स्केल के दो स्टैंडर्ड पैरामीटर हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसको ध्यान रखना बच्चों। कोई भी स्केल है, मैं कह रहा हूं कोई भी स्केल है, बस उस स्केल में हमें क्या पता होना चाहिए बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्या पता होना चाहिए? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड क्या पता होना चाहिए? एंड क्या पता होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। लेट्स से बॉइलिंग पॉइंट हम ऊपर लिख लेते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? लेट्स से डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन साहब का स्केल। क्लियर है? इन तीनों साइंटिस्ट ने अपने अपने स्केल में एक पर्टिकुलर डिग्री दे दी। लेट्स से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है डिग्री सेल्सियस में? सभी को पता है 100 डिग्री सेल्सियस। एंड दैट फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? सेम केस डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है बच्चों? ये लीस्ट पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द हाईएस्ट पॉइंट इज बच्चों 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? सेम केस केल्विन में कितना होता है बच्चों? 273.15। लेट्स से 273 केल्विन एंड हियर इट इज 373 केल्विन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर है? अच्छा बच्चों ध्यान से सुनो, मान लो मेरे पास वाटर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? मैंने उसको हीट देनी शुरू करी। जैसे मैं इसको हीट दूंगा उसका क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर। मान लो टेम्परेचर बड़ा मान लो यहां आ गया। मान लो 60 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो गया। वो कुछ भी हो सकता है, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है वो। लेट्स से 60 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों जो उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस में है, एग्जैक्ट वही आपको किस में पता होना चाहिए? डिग्री फ़ारेनहाइट में एट दैट इंस्टेंट। और आपको किस में पता होना चाहिए? केल्विन में। और यही तो होता है क्या? कन्वर्जन। डिग्री सेल्सियस का डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट का केल्विन में, केल्विन का डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री फ़ारेनहाइट का केल्विन में, या केल्विन का डिग्री फ़ारेनहाइट में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यही कन्वर्जन अभी हम फील करने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर बच्चों ध्यान से देखोगे आप, मान लो मैंने यहां पर जो है पानी को गर्म करना शुरू किया, तो बच्चों एक चीज उसमें फिक्स है। वो क्या है? ये लेंथ, यहां से लेके यहां तक की लेंथ। देख लो, एक चीज फिक्स है बच्चों, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक की लेंथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही? देखो डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक कितने पॉइंट है? मतलब कितने का डिफरेंस है? मतलब कितने का स्केल है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा, डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना है बच्चों ये स्केल? डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना है ये स्केल? जल्दी बोलो, डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना है? 212 माइनस 32, 212 माइनस 32 विच इज 180। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? सेम केस ये स्केल केल्विन में कितना है बच्चों? 373 माइनस 273 विच इज अगेन 100। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब दिस इज फिक्स। अब देखो यहां पर स्केल है 100 पॉइंट्स का, यहां पर 180 पॉइंट, यहां पर अगेन 100 पॉइंट। आप अपना कोई स्केल बना लो, उसका भी कुछ ना कुछ पॉइंट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब हम समझते हैं। देखो बच्चों, ये चीज फिक्स है। मान लो इसको मैं एल लेंथ बोल देता हूं। इसको क्या बोल देता हूं मैं? एल लेंथ। एल इज फिक्स अमंग ऑल, एल इज फिक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 100 माइनस 0 बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? ये साफ सीधी सी बात है यार। एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एल एक पर्टिकुलर है, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस 0। सेम हेयर, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 212 माइनस 32। हेयर ऑल्सो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 373 माइनस 273। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
क्लियर है। अब मान लो ये लेंथ है बच्चों x, मान लो पानी जो है, पानी जो आप गर्म कर रहे हो तो डिग्री सेल्सियस में x उठ गया, क्लियर है। तो बच्चों यहां पर भी x ही उठ रहा होगा, ये यहां पर भी x ही उठ रहा होगा, ये क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो बच्चों यहाँ x किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, देखना जरा, x किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिग्री सेल्सियस माइनस 0, सीधी सी बात है। इफ L is directly proportional to 100 minus 0, so x is directly proportional to degree Celsius minus 0। नहीं आया, क्या आपको समझ में आ गया? In the same manner here also x is directly proportional to what बच्चों, x is directly proportional to what बच्चों, डिग्री फ़ारेनहाइट minus 32। नहीं आया, क्लियर एकदम। Here also x is directly proportional to what, x is directly proportional to what, k minus 273। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है बच्चों। अब देखो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, सम कांस्टेंट इज देयर, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, सम कांस्टेंट इज देयर, क्लियर एकदम। तो यहां से अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे L/x किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन से प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा। अगर मैं रेशियो निकालूं तो x/L किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, यहां पर x/L डिग्री सेल्सियस अपॉन में 100 माइनस 0, क्लियर है। यहां पर x/L किसके बराबर आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन में दिस, यहां पर x/L k माइनस 273 अपॉन में दिस, और सब कुछ x/L के बराबर है, तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं। और जब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं तो एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई बच्चों। मैं यहां पर लिख देता हूं, सिंपल सी इक्वेशन बन गई बच्चों। यहां पर लिख लेना फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर एकदम। तो सिंपल सी इक्वेशन बन गई बच्चों, वो क्या बन गई बच्चों, डिग्री सेल्सियस अपॉन में 100 माइनस 0, डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन में 100 माइनस 0 विच इज 100 विल बी इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन में दिस इज व्हाट 180 विल बी इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273 अपॉन में 100। और देखिए कितना जबरदस्त रिलेशन आ गया, कितना जबरदस्त रिलेशन आ गया। किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर लो, मान लो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ले लो इन दोनों को, यहां पे पुट कर 100, केल्विन में आंसर आ गया। मान लो 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, इन दोनों को पकड़ो, यहां पर 50 पुट कर, केल्विन आ गया। मान लो 400 केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, इन दोनों को पकड़, यहां 400 डाल, फ़ारेनहाइट आ गया। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जबरदस्त चीज है। मैं तो कह रहा हूं कोई और स्केल आ जाए तो भी हम यही अप्लाई करेंगे, कोई और स्केल आ जाए हम यही आगे बढ़ाएंगे इस चेन को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या किसी भी अब आप किस स्टेज पे पहुंच गए हो कि मुझे टेम्परेचर किसी भी स्केल में गिवन हो, मैं किसी और स्केल में उसका बता सकता हूं टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर है बच्चों? इसको आप नोट करिए। चलिए बच्चों, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लो बेसिक चीजों पर हम डिस्कशन करते हैं। जनरली न्यूमेरिकल्स में आपको जो यूनिट यूज होंगी वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन की होगी बच्चों, क्योंकि केल्विन तो ऐसा यूनिट है। क्लियर है? देखो एक दो पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, क्लियर करते हैं एक दो पॉइंट। क्लियर है? मान लीजिए बच्चों एक बॉडी है ए, उसका टेम्परेचर गिवन है डिग्री सेल्सियस में, लेट्स से T1 इनिशियल टेम्परेचर, लेट्स से 40 डिग्री या फिर 10 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर कितना है उसका? 10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर एकदम? ये हो गया अपना डिग्री सेल्सियस, ये हो गया केल्विन। ठीक है? डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्जन सबसे इजी होता है, इन दोनों को पकड़ो, 100 से 100 कट गया। क्लियर एकदम? सो डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्जन करना हो तो केल्विन डिग्री सेल्सियस बराबर K माइनस 273, सो K बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, मतलब 273 सिंपली ऐड कर दो। ठीक है? सो केल्विन में 10 डिग्री सेल्सियस का कितना हो जाएगा बच्चों? 283 केल्विन्स। ठीक है? T2 कितना? लेट्स से T2 उसका बॉडी का टेम्परेचर हो गया, लेट्स से बॉडी टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस। कितना? 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 273 में 15 ऐड कर दो, सो इट विल बी 288 केल्विन्स। ठीक है बच्चों? मान लो डिग्री सेल्सियस में मैं डेल्टा टी निकालूं, देखो सारा खेल होता है डेल्टा टी का, चेंज इन द टेम्परेचर विच इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सो बच्चों क्या आएगा यहाँ पर? क्या आएगा? विच इज 5 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में निकालोगे तो क्या आएगा? 288 माइनस 283,
तो अगेन क्या आएगा बच्चों 5 केल्विन। यहां से क्या सीखने को मिला बच्चों, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर T 5 डिग्री सेल्सियस, I can convert it into Kelvin. Okay, but if I am talking about delta T in numerical, if it is given delta T is let's say 10 degree Celsius, so you not need to convert it into Kelvin. You not need to convert it into Kelvin because if it is delta T, so delta T बराबर 10 degree Celsius will be equals to 10 Kelvin. क्योंकि वो delta T है ना यार, change in temperature है, T final minus T initial. फाइनल कोई टेम्परेचर रहा होगा, इनिशियल कोई टेम्परेचर रहा होगा और दोनों का डिफरेंस है 10 डिग्री सेल्सियस। तो जब वो फाइनल रहा होगा तो उस टाइम आपने उसको केल्विन में कन्वर्ट किया होगा 273 ऐड करके, इनिशियल में भी 273 ऐड करके, तो 273 से 273 कट जाएगा। यही बच्चा मिस्टेक करता है, जनरल मिस्टेक होती है। न्यूमेरिकल में आपको गिवन होता है डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस इज 5 डिग्री सेल्सियस, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ऐसा यूनिट जब हम यूज करते हैं तो इट्स मस्ट बी इन केल्विन। सो बच्चा उसमें 273 ऐड कर देता है, केल्विन में आंसर पुट करता है एंड यू विल गेट द रॉन्ग रिजल्ट, होगा ही, बिकॉज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा टी सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। इन केस ऑफ डेल्टा टी चेंज इन द टेम्परेचर, जितना डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में वही केल्विन में होगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस दे विल कैंसल आउट, सिंपली यू आर एडिंग 273। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट को आप पर्टिकुलरली नोट करिए, पर्टिकुलरली स्टार मार्क करिए इसको। चलिए, सो टेम्परेचर के बारे में हमने डिटेल में एनालिसिस कर लिया है, बहुत अच्छे से हमने टेम्परेचर का ज्ञान ले लिया है। एक स्केल से दूसरे स्केल पर कैसे जाया जाए वो भी हमें पता चल गया। अगेन वी आर स्विचिंग टू हीट। अब हम हीट के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे हम हीट का। हीट क्या है वो तो आपको पता चल ही गया है, दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का आदान प्रदान होता है, उस आदान प्रदान होती हुई एनर्जी को हीट बोलते हैं। और हीट की वजह से क्या होता है, एक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, दूसरी का घटेगा, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी। और ये प्रोसेस कब तक होगा, जब तक कि टेम्परेचर डिफरेंस 0 ना हो जाए। दैट्स ऑल, क्लियर एकदम। तो हीट की बेसिकली ऐसा यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या है, ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। वैसे जनरली हीट की यूनिट होती है कैलोरी। क्या? कैलोरी, क्लियर एकदम। अब कैलोरी को कैसे डिफाइन किया गया वो आप समझ लीजिए। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, स्कूल लेवल पर भी क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन 1 कैलोरी। सो बच्चों 1 कैलोरी क्या है? इट इज हर केस में हम वाटर को क्या लेंगे, स्टैंडर्ड लेंगे। वाटर को हम क्या ले लेते हैं, स्टैंडर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सारी चीजें हम वाटर को लेकर के डिफाइन करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स एनामलस प्रॉपर्टीज। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टीज हैं वाटर की, क्लियर एकदम, जो हम देखेंगे डिटेल में एनालिसिस करेंगे उसको भी। अब कैलोरी को कैसे डिफाइन किया गया? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 13.5 डिग्री सेल्सियस टू 14.5 डिग्री सेल्सियस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। पानी लिया गया, 1 ग्राम वाटर लिया गया, उसका टेम्परेचर 13.5 रखा गया, ठीक है। अब उसको हमने हीट दी, उसको हमने एनर्जी दी। अब जब उसका टेम्परेचर 14.5 हो गया तो हमने देख लिया कितना एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी दी हमने, इतनी एनर्जी दी। उसी को हमने क्या डिफाइन कर दिया बच्चों, 1 कैलोरी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज इट इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 13.5 डिग्री सेल्सियस टू 14.5 डिग्री सेल्सियस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, हीट भी समझ में आ गया। अब बच्चों जैसे जैसे टाइम बीता, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे टाइम बीता तो हमने देखा यार हीट वर्क ये कुछ एक जैसा सही है। मतलब हीट से वर्क और वर्क से हीट निकाला जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात। आई एम रबिंग माई बोथ द हैंड्स, आई एम डूइंग सम वर्क एंड आई एम गेटिंग हीट। यस, माई हैंड्स बिकम हॉटर। आपने कुछ काम किया, आपने कुछ वर्क किया, उस वर्क से हीट डेवलप हो गई। स्टीम इंजन, इट इज अ बेस्ट एग्जांपल। हीट से वर्क, क्या आप वर्क से हीट प्राप्त कर सकते हैं? यस। क्या वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू? क्या आप वर्क से हीट
यस, क्या हीट से वर्क? यस, स्टीम इंजन यार, स्टीम इंजन। वहां पर क्या है? हीट, स्टीम, हीट, हीट से वर्क चल रहा है वो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि जैसे जैसे टाइम बीता, साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि यार हीट वर्क ये कोरिलेटेड है। वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है, एनर्जी, ये आपको पता ही है। वर्क की ऐसा यूनिट जूल, वर्क, एनर्जी, इन सब की ऐसा यूनिट जूल। सो उन्होंने कहा कि यार जब हीट और वर्क कोरिलेटेड है तो कैलोरी और जूल में एक संबंध तो होना ही पड़ेगा। कैलोरी और जूल में एक संबंध होना पड़ेगा। उन्होंने n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, उन्होंने विभिन्न तरीके के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और एक रिजल्ट निकाला बच्चों कि 1 कैलोरी किसके बराबर होता है। और ये आपको ध्यान रखना है, 1 कैलोरी बराबर 4.187 जूल। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल भी बोल देते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। और इसी रिलेशन को बच्चों बोलते हैं, ये वर्ड आता है, बच्चे बहुत डर जाते हैं इस वर्ड को सुन के, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसी रिलेशन को बच्चों क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। उसको किससे डिनोट करते हैं? जे से बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? मतलब हीट को वर्क से जो रिलेशन रिलेट करता है उसको, ये कोई मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये कोई क्वांटिटी नहीं है, ये कुछ नहीं है। इट इज डायमेंशनलेस, इट इज जस्ट अ रिलेशन विच रिलेट एनर्जी, विच रिलेट हीट और वर्क। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हम किससे डिनोट करते हैं? जे से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? जे से। ये क्या है बच्चों? हीट। ये क्या है बच्चों? वर्क। ये क्या है? हीट। ये क्या है? वर्क। तो बेसिकली जे को हमने कैसे डिफाइन कर दिया? W अपॉन में Q। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो वर्क को बच्चों हम किसी भी इंस्टेंट पर हीट के साथ रिलेट कर सकते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल हम यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना, जे ना ही कोई एक कांस्टेंट है, ना ही कोई फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज जस्ट अ रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क, which is 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको कंसेप्ट क्लियर है? एंड दैट सिंपल रिलेशन इज नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जे से। क्लियर है एकदम? समझ में आ रही है चीजें? ओके, अच्छा भाई, अब हम और बातें करते हैं हीट के ऊपर। वो जो एक टर्म होती है स्पेसिफिक हीट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिए स्पेसिफिक हीट। इसके बारे में अब हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्या बोला हमने? स्पेसिफिक हीट। इसको डिनोट करते हैं बच्चों सी से। कई बुकों में इसको एस से भी डिनोट करते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब स्पेसिफिक हीट क्या है बच्चों? मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं बच्चों। मान लीजिए बच्चों मेरे पास वाटर है, ठीक, या कोई भी एक लिक्विड है, ठीक है, समझ में आ गया? लेट्स से मुझे इसके टेम्परेचर को राइज करना है। लेट्स से मैं इसको हीट अप कर रहा हूं, ठीक है, वाया सम बर्नर। मैं आपको कुछ डाटा देता हूं बच्चों। मान लो मैं आपको डाटा देता हूं, इस लिक्विड के 1 kg लिक्विड के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने में 10 जूल एनर्जी खर्च होती है। क्या बोला मैंने? इस लिक्विड के 1 kg लिक्विड के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने में 10 जूल एनर्जी खर्च होती है। तो मैं आपसे पूछ लूं, बताओ 10 kg लिक्विड के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने में कितनी एनर्जी लगेगी? और ये सर ये क्या पूछ लिया आपने? यूनिटरी मेथड खेल रहे हो हमारे साथ। 10 into 10। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 100 जूल। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, आपने मास से मल्टीप्लाई करा दिया। अब अगर मैं कहूं आपसे कि 10 kg लिक्विड के, इसी 10 kg लिक्विड के टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज करना है, तो कितनी एनर्जी होगी? अरे सर क्या पूछ लिया आपने? यूनिटरी मेथड खेल रहे हो आप हमारे साथ। 10 into 10 into 10, 1000 जूल। क्लियर एकदम? मतलब अब इस बार m से भी मल्टीप्लाई कर दिया, जो डाटा मैंने गिवन था आपको, और डेल्टा टी से भी मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों जो डाटा मैंने आपको दिया ना स्टार्टिंग में, उसी को बोलते हैं बच्चों स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पेसिफिक हीट। हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है। तो बेसिकली स्पेसिफिक हीट को हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू चेंज, आई एम यूजिंग द वर्ड चेंज बच्चों, ध्यान सुनना। It is the amount of heat required
टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने केजी वेजी को भी उड़ा दिया है, ठीक है, एकदम क्लियर, एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा यूनिट की बात करें, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। सीजे से पहुंच जाए, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए, अगेन नोट करिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू change the temperature of 1 unit of substance by 1 degree। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों? C से। क्लियर एकदम? मान लो बच्चों इसकी स्पेसिफिक हीट है C, ठीक है। अभी भी आपने किया वो फॉर्मूला में निकालने वाला हूं। इसकी स्पेसिफिक हीट है C। मान लो यहां पर इसका मास है m और इसके टेम्परेचर में हमें वेरिएशन करना है लेट्स से डेल्टा T इसके टेम्परेचर में। तो कितने अमाउंट ऑफ हीट मुझे इसको सप्लाई करनी होगी? सिंपल, मास से मल्टीप्लाई करो इस टर्म को और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करो, बन गया एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा टी। बन गया एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वेयर M इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस, C is the specific heat of that substance and delta T is the change in the temperature। बच्चों अब देखो कॉमन सेंस है बच्चों, अगर आप इसको हीट सप्लाई कर रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा बच्चों, कॉमन सेंस है। अगर इसमें से आप हीट को निकाल रहे हो तो टेम्परेचर बच्चों घटेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड चेंज, ठीक है, क्लियर है एकदम? आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, आई एम यूजिंग द वर्ड चेंज। तो स्पेसिफिक हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। क्लियर है? और ध्यान रखना है दिस इज द डेल्टा टी। सो डिग्री सेल्सियस और केल्विन एक ही बात है। अगर हम स्पेसिफिक हीट की यूनिट की बात करें बच्चों, तो C बराबर डेल्टा क्यू अपॉन में M इंटू डेल्टा टी। चलिए तो इसकी स्पेसिफिक हीट की यूनिट निकालें। ऐसा यूनिट की बात करें तो जूल पर केजी पर केल्विन। क्लियर है? सीजीएस यूनिट की बात करें तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द यूनिट, दिस इज द ऐसा यूनिट, दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। बच्चों हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है, लेकिन आपको वाटर और वाटर की स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स, दैट मीन्स आइस सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर एंड स्टीम गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर, इसकी स्पेसिफिक हीट आपको याद रखनी है। क्वेश्चन में कभी नहीं गिवन होगी। और कोई मटेरियल होगा तो उसकी स्पेसिफिक हीट बच्चों आपको गिवन होगी। तो ध्यान रखना बच्चों, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है बच्चों, यहां पे लिख देते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है बच्चों 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अगर इसको एसआई में कन्वर्ट करना है बच्चों, सिंपल है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 1 ग्राम बराबर बच्चों 1000 केजी, और डिग्री सेल्सियस और केल्विन एक ही बात है बिकॉज दैट्स द डेल्टा टी। सो कितना हो जाएगा बच्चों ये 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। क्लियर है? जनरली आपको ये ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल्स में यही यूज होगी, ठीक है। तो देखो इसको रीड करते हैं, 4200 है क्या? 4200 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 केल्विन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी हीट अगर आप 1 kg वाटर को देते हो तो उसके टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ेगा, उसमें से निकालते हो तो 1 केल्विन घटेगा। क्लियर एकदम? एंड द सॉलिड फॉर्म इज आइस एंड स्टीम। सो आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, इट इज जस्ट हाफ, विच इज 0.5 कैलोरी per gram per degree Celsius, and in SI it will be 2100 joule per kg per Kelvin। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये दोनों डाटा आपको ध्यान रहेंगे, ये याद रखने ही होंगे आपको, ठीक है, क्लियर एकदम। बच्चों स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज वेरी वेरी लार्ज, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। इसी के बेसिस पर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस कैन बी डिफाइंड। बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल हम ऑटोमोबाइल्स में, व्हीकल्स में कूलेंट की जगह क्या यूज करते हैं बच्चों? वाटर।
क्यों यूज करते हैं? ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। हम वाटर डालते हैं, कार होती है उसमें कूलेंट की जगह होती है, उसमें हम वाटर फिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब कार चल रही होती है तो चलने की वजह से उसका इंजन भभक जाता है, उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो हीट जो है कहीं ना कहीं तो अब्जॉर्ब होगी, तो वहीं पे हम वाटर डाल देते हैं, वो वाटर हीट को एब्जॉर्ब करता है। और इतनी, मान लो 1 kg वाटर मैंने डाला, लेट अस सपोज 1 kg वाटर मैंने डाला, तो इतनी हीट बच्चों, इतनी हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तब जाके उसका टेम्परेचर मात्र 1 केल्विन बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंड नंबर ऑफ नेचुरल फिनोमेना आर देयर व्हिच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाई अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? अब देखो इस पर सिंपल से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। मान लो मैं एक प्रॉब्लम कराऊंगा आपको, अभी तो और भी प्रॉब्लम करानी है। मान लो एक प्रॉब्लम मैं आपको कराऊं कि लेट्स से कोई एक लिक्विड है, इसकी स्पेसिफिक हीट है, लेट्स से इसकी स्पेसिफिक हीट है 10 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एंड लेट्स से the amount of this liquid is, let's say, 20 gram, and we need to change its temperature by let's say 10 degree Celsius. क्लियर है? वो पूछ रहा है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो सिंपल बच्चों, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड Q is equals to mc delta T, which is 20 into 10 which is 2000 calorie. That much amount of heat is required to change the temperature of this liquid which is 20 gram by 10 degree Celsius. क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर है एकदम? ये वाला एक्सप्रेशन आपको क्लियर है? Q is equals to mc delta T क्लियर है? इसको आप नोट करिए। अभी हम और प्रॉब्लम करेंगे। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं बच्चों और चीजों को समझते हैं। वैसे तो सिंपल सी प्रॉब्लम, लेकिन हम इसको डिफरेंट तरीके से समझेंगे और इसको जनरलाइज करेंगे। बच्चों देखो, मान लो 2 लिक्विड है A और B, डाटा आपके पास गिवन है, मास ऑफ लिक्विड A इज 20 ग्राम, इस स्पेसिफिक हीट इज 2 एंड इट्स टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। अगेन मास ऑफ B इज 40 ग्राम, इट्स स्पेसिफिक हीट इज 1 एंड टेम्परेचर इज 70 डिग्री सेल्सियस। मान लो मैं इन दोनों लिक्विड को मिक्स कर दूं बच्चों, तो क्या होगा? देखो मान लीजिए मैं इन दोनों लिक्विड को मिक्स कर दूं तो एक मिक्सचर बन जाएगा। अब वो पूछ रहा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, फाइंड द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ये जनरल सी एक छोटी सी चीज है यार। सर्दियों का टाइम है, सुबह नहाते हैं, गीजर में पानी गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा पानी गर्म हो जाता है, क्लियर एकदम, नहीं नहाया जाएगा। उस केस में हम क्या करते हैं? वेट तो नहीं करते ना ठंडा होने का, हम क्या करते हैं उसमें टैप ऑन करके ठंडा पानी मिक्स कर देते हैं और वो एक मिक्सचर बन जाता है और उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर आ जाता है। वही केस है, क्लियर एकदम। वैसा सही कुछ केस है बच्चों। देखो पहले तो हम बात करेंगे कॉमन सेंस की। जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे बच्चों तो होगा क्या? क्योंकि हमने 2 ऐसी चीजें मिक्स कर दी हैं एक टब में मान लो कि जिसका जो है टेम्परेचर डिफरेंस है। इसका टेम्परेचर बच्चों 70 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। ये हॉटर बॉडी है और ये कोल्डर बॉडी है। तो क्या होगा बच्चों? देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। उसकी वजह से क्या होगा? हॉटर बॉडी का टेम्परेचर गिरेगा और कोल्डर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये प्रोसेस कब तक होगा? जब तक कि टेम्परेचर डिफरेंस 0 ना हो जाए, दैट मीन्स दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। वो वही टेम्परेचर पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, कॉमन सेंस है, ये वाला सिस्टम ना हीट को लॉस कर रहा होगा और ये वाला सिस्टम हीट को गेन कर रहा होगा, क्लियर एकदम। अगर हम ऐसा मान के चले देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग से साथ कट ऑफ है, तो हम क्या बोलेंगे? मान लो ये 100 जूल एनर्जी लॉस करता है, तो वो 100 जूल एनर्जी कौन गेन कर लेगा? कॉमन सेंस है, ये गेन कर लेगा। मतलब हीट लॉस बराबर हीट गेन। बच्चों यही होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। अब ये कैलोरीमीटर क्या है बच्चों? एक कैलोरीमीटर बच्चों एक डिवाइस है, जैसे थर्मोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द टेम्परेचर। कैलोरीमीटर अगेन अ डिवाइस विच measure the exchange of heat between the 2 or more systems। अभी कैलोरीमीटर कुछ स्पेशल तरीके से डिजाइन किया जाता है बच्चों, उसकी डिजाइनिंग पे हम नहीं जा रहे हैं। बेसिकली कैलोरीमीटर को इस तरीके से डिजाइन करता है, बस मैं आपको बता देता हूं, ताकि कैलोरीमीटर इस तरीके से डिजाइन होता है ताकि उसके अंदर जो एक्सचेंज हो रहा है एनर्जी का वो सराउंडिंग के साथ ना हो। जैसे कि थर्मोफ्लास्क, उसमें हम गर्म चाय या गर्म पानी डालते हैं, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद देखते हैं तो लगभग वो गर्म ही रहता है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एक्सचेंज हो रहा होगा लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं,
क्लियर एकदम। सो कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द एक्सचेंज ऑफ हीट। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है, ताकि जो उसके अंदर जो सिस्टम है, उसके अंदर जो मटेरियल है, उसका सराउंडिंग के साथ देयर इज नो एक्सचेंज, मतलब वो आइसोलेटेड है। क्लियर एकदम। तो हम ऐसे ही सिस्टम फिलहाल लेकर के चलने वाले हैं। क्लियर एकदम। सो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या हो गया, हीट लॉस बराबर हीट गेन। सो सिंपल यहां पर लगा देंगे फंडा बच्चों। मान लो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज T, ठीक। सो हम लगा देंगे हीट लॉस बराबर हीट गेन। लॉस कौन करेगा बच्चों, ये। सो Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T यहां पर लगा देंगे। लेट्स से M1 C1 डेल्टा T बराबर M2 C2 डेल्टा T, ठीक है बच्चों। M1 की जगह क्या पुट कर देंगे, हीट लॉस कौन करेगा, ये। M1 की जगह 40, इसकी स्पेसिफिक हीट इज व्हाट 1। देखो बच्चों डेल्टा T क्या हो जाएगा, डेल्टा T वैसे तो अमूमन फाइनल माइनस इनिशियल होता है बच्चों, लेकिन आप बोल रहे हो ना वो हीट लॉस कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है। अब अगर आप मान लो फाइनल माइनस, कॉमन सेंस है, ये जो टेम्परेचर है 70 से कुछ कम आएगा और 30 से ज्यादा आने वाला है, ठीक है। मान लो दैट टेम्परेचर इज लेट्स से 60 डिग्री सेल्सियस, तो 60 माइनस 70 इट इज नेगेटिव, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ नेगेटिव साइन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो हीट लॉस में जब हम इस तरीके से फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अभी मैं इसको जनरलाइज कर दूंगा, जब हम इस तरीके से फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सो दैट मस्ट बी, हमें ध्यान रखना है हीट लॉस दैट मींस T माइनस 70। हमने बता दिया लॉस कर रहा है, लॉस कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ओह सॉरी, इट इज 70 माइनस T। हमने बता दिया कि वो लॉस कर रहा है भैया, वो लॉस कर रहा है, दैट मींस उसका टेम्परेचर गिरेगा, सो डेल्टा T इज दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। हीट गेन बच्चों, गेन ये करेगा, सो M2 की जगह 220 इंटू 2 और डेल्टा T क्या हो जाएगा बच्चों T माइनस 30। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, सो 70 माइनस T बराबर T माइनस 30। यहां से बच्चों आ जाएगा 2T बराबर 100, सो T बराबर 50 डिग्री सेल्सियस। सो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना आ गया बच्चों, ये कितना आ गया 50 डिग्री सेल्सियस। अब चलो बच्चों ये तो हो गया 2। मान लो हम 3 लिक्विड मिक्स कर देंगे अभी, तो अब उसमें तो हम ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे ना कौन लॉस कर रहा है कौन गेन कर रहा है, कितनी लॉस कितनी गेन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, यहां पर इस इक्वेशन को आप बहुत ध्यान से देखोगे, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, जितना लॉस किया उतना ही गेन किया, तो नेट एक्सचेंज कितना होगा, 0। भाई 10 जूल लॉस कर दी तो 10 जूल गेन कर ली, नेट एक्सचेंज कितना हुआ, 0, मतलब डेल्टा G कितना हुआ, 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। उस केस में आपको कुछ नहीं सोचना, कौन लॉस कौन गेन, क्या नहीं। फाइनल टेम्परेचर इज T, सो डेल्टा T इज ऑलवेज T माइनस दिस, T माइनस दिस, T माइनस दिस। दैट मीन्स इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से देखना। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, इस टर्म को मैं उधर ले जाऊं, सो दैट मीन्स 20 इंटू 2 इंटू T माइनस 30, इसको अगर मैं उधर ले गया, माइनस 40 इंटू 1 इंटू 70 माइनस T बराबर 0, दैट मीन्स 20 इंटू 2 इंटू T माइनस 30 प्लस इस नेगेटिव साइन को अंदर ले जाओ, 40 इंटू 1 इंटू T माइनस 70 बराबर 0, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। You will get the same result. After solving it, you will get the same result. और यही क्या है, लॉ ऑफ मिक्सिंग। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मिक्सिंग। दैट मीन्स नेट डेल्टा Q इज व्हाट, 0। नेट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज व्हाट, 0। जितना लॉस किया उतना ही गेन किया। दैट मीन्स द जनरल स्टेटमेंट इज M1 C1 डेल्टा T प्लस M2 C2 डेल्टा T प्लस M3 C3 डेल्टा T विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब चाहे 2 लिक्विड मंगा लो, 3 लिक्विड मिक्स कर लो, 4 लिक्विड मिक्स कर लो, आपको टेंशन ही नहीं लेनी कौन लॉस कर रहा है कौन गेन कर रहा है, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा प्लस माइनस को, वो अपने आप कैलकुलेट। अब मैथमेटिक्स अपना काम खुद कर लेगी। अगर आपने फिजिक्स प्रॉपरली लगा दी है, मैथमेटिक्स अपना काम खुद कर लेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। क्या प्रॉब्लम एकदम क्लियर है। लॉ ऑफ मिक्सिंग वाले प्रॉब्लम्स, इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक मुझे अब कराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप नोट करिए। अभी 3 मिक्सिंग वाली प्रॉब्लम कराते हैं। चलिए 3 मिक्सिंग वाली एक हम प्रॉब्लम देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए।
दैट मीन्स लॉ ऑफ मिक्सिंग आई थिंक अब क्लियर है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ मिक्सिंग। क्लियर है एकदम, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। नाउ लेट्स से हम डाटा लेते हैं, कुछ भी ले लो, लेट्स से 3 लिक्विड्स, 3 लिक्विड ले लो लाइक दिस। Let's say this is 30 gram, this is 40 gram, this is A, this is B, this is C, this is 40 gram and let's say this is 20 gram. तीनों different masses ले ली। Let's say इसका temperature, let's say इसका temperature हम ले लेते हैं TA 10 डिग्री सेल्सियस। इसका temperature is let's say TB ले लेते हैं, कुछ भी ले लो 8 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर इज लेट्स से 5 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल आर वाटर, लेट्स से सभी के सभी वाटर है, लेट्स ऑल आर वाटर। सो इट्स स्पेसिफिक हीट इज 1, यू नो वेरी वेल, ऑल आर वाटर, ऑल द लिक्विड्स। अब मान लो हम तीनों लिक्विड को मिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हम तीनों लिक्विड को मिक्स कर देते हैं। क्लियर एकदम। अब हम तीनों लिक्विड को मिक्स कर देते हैं, वो पूछा फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो ठीक है यार, लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या कहता है? M1C1 डेल्टा T प्लस M2C2 डेल्टा T प्लस M3C3 डेल्टा T विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो M1 कितना हो गया? 30 इंटू स्पेसिफिक हीट 1, डेल्टा T क्या होगा बच्चों? T माइनस 10। हमें सोचना ही नहीं है कौन ज्यादा कौन कम कौन लॉस कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इसके बारे में चलो 40 इंटू 1 इंटू T माइनस 8 प्लस यहाँ पर 20 इंटू 1 इंटू T माइनस 5 विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। 0 से 0 कैंसिल आउट होती चली गई। So 3 T minus 10 plus 4 T minus 8 plus 2 T minus 5 will be equals to what? 0. So this is 3T minus 30 plus 4T minus 32 plus 2T minus 10 will be equals to 0. So it will be 3T 4T 2T. So it will be 7 and 9. 9T minus 30 minus 32 and minus 30 minus 32 and minus 10. It will be 30 62 72. So it will be minus 72 बराबर 0. So 90 बराबर 72. So T बराबर 8 डिग्री सेल्सियस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगी? बिल्कुल सिंपल। अब चाहे 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कितनी आ जाए, हमें लॉ ऑफ मिक्सिंग क्लियर हो गया है, हमें फंडामेंटल क्लियर हो गए हैं। अब हमें कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन प्रॉब्लम्स को आप नोट करिए। चलिए बच्चों, एक दो प्रॉब्लम, एक दो कंसेप्ट और हम डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, एक दो कंसेप्ट और हम यहां डिस्कस करते हैं बच्चों। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें एक वर्ड यूज होगा बच्चों, वाटर इक्विवेलेंट। क्या? वाटर इक्विवेलेंट। इसको हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कॉम्पिटिशन में बहुत आता है ये। क्यों? क्योंकि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मान लो मुझे 1 kg वाटर है, लेट्स से 1 kg वाटर है, उसके टेम्परेचर को लेट्स से 10 डिग्री राइज करना है, तो मुझे हीट देनी पड़ेगी। कितनी हीट देनी पड़ेगी? Q इक्वल्स टू M3 डेल्टा T। M कितना है? 1 kg। C कितना है? 4200 और डेल्टा T कितना है? 10। भले ही डिग्री सेल्सियस है लेकिन आई विल नॉट गोइंग टू चेंज। क्यों? डिग्री सेल्सियस और केल्विन एक ही बात है व्हेन वी आर डीलिंग विद द डेल्टा T। ठीक है, सो इतनी हीट देनी पड़ेगी। 4200 इंटू 10 दैट मीन्स 42000 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। अब बच्चों ऐसा तो नहीं है ना कि 1 किलो पानी लिया और आग में डाल दिया, आग में गर्म हो जाए, ऐसा तो नहीं है। एक बीकर होगा, बीकर में मैं पानी डालूंगा, अब मैं हीट दूंगा। अब अगर आप प्रैक्टिकल बात करोगे, देखो प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करोगे तो 42000 से ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, उतनी है उससे कम। कॉमन सेंस उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उतने टेम्परेचर को राइज करने में। क्यों? क्योंकि पहले इनिशियल एनर्जी कहां पे खर्च हो जाएगी? बीकर के टेम्परेचर को बढ़ाने में। इनिशियली जो एनर्जी खर्च होगी वो तो बीकर के टेम्परेचर को बढ़ाने में खर्च होगी ना यार। उसके बाद जब बीकर का टेम्परेचर उतना मेंटेन हो जाएगा, उसके बाद वो अंदर के अमाउंट को, अंदर के लिक्विड को, अंदर के वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि वाटर इक्विवेलेंट क्या है समझो बच्चों। मान लो एक बीकर है, सुनना, एक बीकर है, लेट्स से इसका मास है m और इसकी स्पेसिफिक हीट है लेट्स से C। ठीक, क्लियर एकदम? अच्छा, मान लो एक बर्नर, मान लो इसके टेम्परेचर को डेल्टा T राइज करना है,
तो कितनी हीट चाहिए होगी, कितनी हीट चाहिए होगी बच्चों, mc डेल्टा टी, ठीक है। वेयर m इज द मास ऑफ दैट बीकर, c इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट बीकर और डेल्टा टी इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ दैट बीकर, ठीक है बच्चों। अब सुनना बहुत ध्यान से, सुनना। वाटर इक्विवेलेंट क्या है बच्चों, वाटर इक्विवेलेंट वह मास है पानी का, सुनना, वाटर इक्विवेलेंट इज द मास ऑफ द वाटर। वाटर इक्विवेलेंट क्या है, वाटर इक्विवेलेंट क्या है, बेसिकली अगर कोई पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, इट इज द मास, सिंपली इट इज द मास, इट इज द मास ऑफ द वाटर, क्लियर एकदम, जिसको अगर इतनी एनर्जी मैं प्रोवाइड करूं तो उसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाए। सुनना जरा, समझ नहीं आया होगा। इसका मास है m, इसकी स्पेसिफिक हीट है c, इसके टेम्परेचर को राइज करना है डेल्टा टी, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, mc डेल्टा टी, मान लो ये आ गई 10 जूल, क्लियर एकदम। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है, अगर इस 10 जूल एनर्जी को मैं पानी को दूं, इस 10 जूल एनर्जी को मैं, इसी 10 जूल एनर्जी को मैं कहां दूं, पानी को, तो उसका कितना अमाउंट चाहिए होगा उसका डेल्टा टी टेम्परेचर राइज करने में। क्या मेरी बात समझ में आ रही, उसका भी टेम्परेचर कितना ही राइज करना है, डेल्टा टी, क्लियर एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। मतलब सेम अमाउंट आप किसको दे रहे हो, हीट का, वाटर को, उसका मास हमें निकालना है, दैट्स द वाटर इक्विवेलेंट, और उसके टेम्परेचर में कितना राइज करना है, डेल्टा टी, और उसका स्पेसिफिक हीट कितना होता है, उसका स्पेसिफिक हीट कितना होता है, 1, दैट इज वी नो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। दैट मींस ये भी क्यू के बराबर, ये भी क्यू के बराबर उठा करके इक्वेट कर दो, दैट मींस mc डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू mw इनटू cw इनटू डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, दैट मींस mw कितना आ गया बच्चों, mc अपॉन में cw, वो अलग बात है, cw स्पेसिफिक हीट और वाटर 1 होती है, दैट मींस mw कितना आ गया बच्चों, m इनटू c। ध्यान से सुनो, ये क्या है, इट इज जस्ट मास ऑफ वाटर, इसकी यूनिट क्या होगी, केजी ही होगी, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, mc अपॉन में cw भी था, अपॉन में cw भी था, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो 1 होती है, इसलिए मैं नीचे 1 नहीं लगा रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, स्पेसिफिक हीट की यूनिट से स्पेसिफिक यूनिट कट जाएगी, मास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। क्या बताया मैंने, वाटर इक्विवेलेंट मैंने क्या बताया है कि अगर कोई एक बीकर है, उसका मास, उसकी स्पेसिफिक हीट है, उसके टेम्परेचर को डेल्टा टी राइज करने में मान लो इतनी एनर्जी लग गई, अगर इतनी एनर्जी मैं वाटर को दूं तो उसका कितना मास चाहिए होगा सेम टेम्परेचर राइज करने में। क्या मेरी बात समझ में आ रही। अब इसका यूज कहां होगा, इसका प्रैक्टिकल यूज है भाई। मान लो कोई एक बीकर है, अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो जो टेस्ट ट्यूब वगैरह बीकर होते हैं उसमें सब पे वाटर इक्विवेलेंट लिखा होता है। उसका मतलब ये है, मान लो कोई एक बीकर, उसका वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है 0.5 kg, क्लियर एकदम। क्या अपनी बात समझ में आ रही है। और मान लो उसमें आप 2 किलो लिक्विड डाल रहे हो, उसकी कोई स्पेसिफिक हीट है, उसके टेम्परेचर को आपको राइज करना है डेल्टा टी, तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी। सो Q इक्वल्स टू mc डेल्टा टी में m 2 नहीं आएगा, 2 + 0.5 वाटर इक्विवेलेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। तो वाटर इक्विवेलेंट आपको प्रैक्टिकल हीट प्रोवाइड करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही, क्लियर एकदम। वाटर इक्विवेलेंट एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा भाई, क्यों, क्योंकि अब बीकर भी तो गर्म होगा ना। बीकर को मान लो आपको लिक्विड का टेम्परेचर डेल्टा टी राइज करना है, अब तो पहले बीकर का भी तो टेम्परेचर डेल्टा टी राइज होगा ना, उसमें भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी ना, उसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी। तो उसकी कैलकुलेशन मत कर, ऐसे तो तेरे को हर बीकर का मास, हर बीकर का स्पेसिफिक पता होना चाहिए, नहीं, कुछ मत कर, सिंपल वाटर इक्विवेलेंट का फंडा लगा, सिंपल वाटर इक्विवेलेंट का फंडा लगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर राइज तो डेल्टा टी ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और मास और स्पेसिफिक हीट की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मास और स्पेसिफिक हीट चाहिए होती उस बीकर की। मत लेना, वाटर इक्विवेलेंट ले ले, खाली मत ले m into c, मत ले इसको, सीधा वाटर इक्विवेलेंट लगा और उसमें ऐड कर दे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। मतलब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लो इसमें कोई एक लिक्विड होती है, ठीक है, लेट्स से उसका मास है ml, ठीक, उसकी स्पेसिफिक हीट है लेट्स से Cl, उसका भी टेम्परेचर डेल्टा टी राइज होता, तो टोटल हीट कितनी चाहिए होती भाई आपको, टोटल हीट कितनी चाहिए होती। एक तो ये mc डेल्टा टी
क्या मेरी बात समझ में आ रही है, और प्लस ml इंटू CL इंटू डेल्टा टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो बच्चों डेल्टा टी कॉमन, सो MC प्लस ml इंटू CL इंटू डेल्टा टी। क्लियर है? अब इसकी जगह तो सीधा वाटर इक्विवेलेंट डाल देना यार, इसकी जगह तो सीधा वाटर इक्विवेलेंट डाल दे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? सीधा वाटर इक्विवेलेंट डाल दे। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है आपका? दैट मीन्स जब भी आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको क्या करना है वाटर इक्विवेलेंट में, जब भी आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे तो वाटर इक्विवेलेंट में आपको क्या करना है, सिंपली उस मास को मास ऑफ द लिक्विड में ऐड कर देना है, यू विल गेट द रिजल्ट। क्लियर एकदम? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, एक और टर्म होती है बच्चों, ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि U = MC delta T, it is the amount of heat required to raise the temperature of delta T of that m mass of liquid whose specific heat is C। उसको बोलते हैं बच्चों हीट कैपेसिटी। दिस इज नोन एज हीट कैपेसिटी, सिंपल हीट कैपेसिटी। ठीक, इस मास और स्पेसिफिक हीट के प्रोडक्ट को बोलते हैं हीट कैपेसिटी, सिंपल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? कंसेप्ट एकदम क्लियर है आपके? चलिए, सो इस लेक्चर को हम यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक पॉइंट हमने अच्छे न्यूमेरिकल हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द अगेन एक और एप्लीकेशन ऑफ हीट, जिसको बोलेंगे हम फेस ट्रांसफॉर्मेशन, फेस चेंज ऑफ द सब्सटेंस, मतलब सॉलिड का लिक्विड का गैस, लेटेंट हीट के बारे में हम जानकारी लेंगे और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हम वहां सॉल्व करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट। क्लियर एकदम? थैंक यू फॉर नाउ।